ओके, अगर मैं प्रीवियस लेक्चर व्यू करता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम डायनामिक्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में डायनामिक्स का मीनिंग, यहाँ पर हमारा पर्पस है फोर्स को डिस्कस करना। क्या? फोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट को डिस्कस करना। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि आज फिर से यही चीज़ें काम आने वाली है। देखिए, फोर्स रिलेटेड एस्पेक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा था यार सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? मैंने बताया था कि ये एग्जैक्ट रियल फोर्स है और ये एक जस्ट नेम है। ये कोई भी फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स, लाइक टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, कोई भी फोर्स हो सकता है। जस्ट हम नेम यूज कर रहे हैं यहाँ पर उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल बोल के। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर। ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर हमारी होती है। बट हम जैसे आगे प्रोसीड करने लगे, हमने कुछ वर्ड्स देखे हुए हैं, जैसे रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं, कई बार क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर देता है। फिर हमने एक क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को थोड़ा सा फील किया कि डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसेस में क्या क्या फोर्सेस लग रहे होते हैं। फिर हमने एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस किया, दैट ऑब्जर्विंग अ ऑब्जेक्ट और मोशन विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। तो विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट जब हम डिस्कस करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाने वाले, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो सेंट्रीफ्यूगल हमने एक नया पॉइंट डिफाइन किया और ये बताया कि जब ऑब्जेक्ट को हम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखेंगे, विल कंसिडर इट एट रेस्ट। और रेस्ट सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। कैसे? अगर मुझे पता है कि यार ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, लेट से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो फोर्स बैलेंस होने चाहिए। मतलब लेफ्ट वाला फोर्स बैलेंस करेगा राइट को, अप वाला फोर्स बैलेंस करेगा डाउन को। बहुत ही सिंपल सा डायनेमिक्स है। क्या? ऑल फोर्स मस्ट बैलेंस। लेफ्ट वाला बैलेंस करेगा राइट को, अप वाला बैलेंस करेगा डाउन को। तो इस थॉट के थ्रू हम आगे प्रोसीड किए। तो फिर मैंने बताया कि जो सेंट्रीफ्यूगल का अमाउंट है वो बिल्कुल सेंट्रीपिटल जैसा ही है। और इसकी खास बात है कि ये कैसे एक्ट करेगा? ये रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा। ओके, सो इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड। मतलब सपोज अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, सो मैं क्या बोलूँगा कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। यहाँ तक मुझे लगता है सबको एकदम कंफर्टेबल होगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। फिर मैंने अर्थ और सन का एक एग्जांपल भी लिखा कि ग्रेविटी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव ये है। बट व्हेन आई सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, आई विल सजेस्ट कि यार ग्रेविटी उसे बचा रही है किससे? सेंट्रीफ्यूगल से। सेंट्रीफ्यूगल उसे बाहर गिरा देगा। कोई चीज़ अगर टर्न होना चाहेगी, वो टर्न नहीं हो पाएगी, बाहर चली जाएगी वापस। कौन उसे होल्ड करके रखता है? कोई एक फोर्स उस सेंट्रीफ्यूगल को होल्ड करके रखेगा। तो इस तरीके से हमने बात की कि यार फ्रिक्शन भी ये सारे काम कर सकता है। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर होगा। हमने हाफ पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्कस किया और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी डिस्कस किया। ओके, फिर एक और क्वेश्चन देखा, सिमिलर पैटर्न। फिर हमने यार थोड़ी सी स्टडी की क्या, फ्रिक्शन फोर्स की बात की कि यार फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम जो वैल्यू होती है उसका हमने एक फार्मूला देखा, म्यू इनटू एल। बस हमें ध्यान देना था कि बहुत ही स्मार्ट फोर्स है। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना काम करेगा और डायरेक्शन भी अपनी बदल सकता है, फिक्स नहीं है कुछ भी। तो अगर फोर्स लग नहीं रहा तो फ्रिक्शन भी जीरो लगेगा। अगर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो फ्रिक्शन राइट में बैलेंस करेगा। और अगर फोर्स लेफ्ट में लग रहा है तो फोर्स राइट में लग रहा है तो फ्रिक्शन उसे लेफ्ट में बैलेंस करेगा। लाइकवाइज हमने एक सिनेरियो पूरा डिस्कस किया हुआ था। फिर प्रॉब्लम आती है नॉर्मल फोर्स की। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था नॉर्मल फोर्स को लेके, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया फ्रिक्शन से रिलेटेड। कुछ लोगों को नॉर्मल फोर्स से डाउट होता है, तो हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल फोर्स होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस होता है। मतलब क्या होता है? सपोज ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, तो अब नॉर्मल कहाँ लगेगा? mg कभी नहीं बदलेगा, mg विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट कांटेक्ट तो ये है ना इस बार, तो इसका मतलब नॉर्मल कैसे लगेगा? इस तरीके से लगेगा।
ये हमने सिनेरियो जो है डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। बताओ यार सबको ये क्लियर है? किसी को इस सिनेरियो में डाउट कुछ? तो ये हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि यार एक बाउल में एक छोटा सा पार्टिकल है, वो घूम रहा है। बाउल को हम किसी स्पीड से घुमा रहे हैं तो वो पार्टिकल भी किसी भी स्पीड से घूम रहा है, और हमने ये उसका फिगर डायग्राम बनाया था सारे फोर्सेस। तो एक बार सब लोग ये देखें, बताएं इसमें कुछ भी डाउट हो किसी को। अच्छा, किसको एकदम पूरा समझ में आ गया? कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है मुझे ये एग्जैक्ट कि हमने क्या समझा और मतलब क्या चीज़ है ये पूरा? कैन समवन एक्सप्लेन इट कंप्लीटली? यार कोई तो बताएं। देखो यार ऐसे नहीं काम चलेगा, मतलब आप डाउट भी नहीं पूछ रहे हो सर, कोई डाउट भी नहीं है, बोल रहा हूँ यार एक्सप्लेन करो तो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे। सर। हाँ आयुष बताइए। सर मतलब अभी वो हम बाउल को घुमा रहे हैं तो फिर वो एक जो बाउल की रेडियस है उससे थोड़ी कम रेडियस पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, बिल्कुल। और वो कुछ भी स्पीड से घूम रहा है, ओके। और उसको mg नीचे लग रहा है, और वेरी गुड। नॉर्मल फोर्स रहेगा वो जो कांटेक्ट फोर्स के उसके परपेंडिकुलर। तो हमने परपेंडिकुलर ड्राइंग में रहेगा। बना दिया हुआ है रेड कलर से। फिर तो फिर उसको घूम रहा है तो फिर सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ रहेगा, वेरी रेडियल डायरेक्शन ये में। एक्स्ट्रा पार्ट था कि रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल रहेगा। गुड। और तो फिर n, मतलब n के हमने फिर कंपोनेंट किए ताकि वो हाँ बैलेंस कर जाए। बिल्कुल, और हमने इनके कंपोनेंट क्यों किए? हमने ये लिखने के लिए कि यार अप वाला डाउन को बैलेंस करता है और लेफ्ट वाला राइट को बैलेंस करता है। ठीक है, क्योंकि आज हमें यही सीखना है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा ना आज। तो फिर हमने ये सॉल्विंग यहाँ तक कर ली। उसके बाद मैंने बताया कि दो स्पेशल पैटर्न है, इन्हें याद रखना है आपको। कभी अगर किसी एक चीज़ के साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट और वैल्यू निकालनी हो तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, वो बन जाएगी वैल्यू। अभी रूट ले लेना ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, और एंगल अगर निकालना है तो दोनों को डिवाइड करके हम एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने जो है यहाँ पर डिस्कस की हुई है। डन। तो मुझे लगता है यार हो जाना चाहिए, आप लोग को ये सब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। यस सर। ओके गुड। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिर। आज के सर्कुलर मोशन में हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो दो बहुत ही स्पेशल टर्म से करनी है, और ये टर्म आपको बहुत यूज़ होंगे, मतलब बहुत बार आपको यूज़ होंगे। तो मैं जस्ट आपको प्रॉपर फोर्सेस और सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो दो टर्म है, एक टर्म है हमारा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम। और एक है सिंपल पेंडुलम। कोई किसी को डिफरेंस पता है दोनों में? कोई बता सकता है व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सर सिंपल पेंडुलम सिर्फ ऐसे एक प्लेन में मूव होता रहता है। ओके गुड। और सिंपल पेंडुलम जो है एक प्लेन में मूव होता है। लेट्स से ये मैंने बना दिया हुआ है एक सिंपल पेंडुलम। हाँ, तो अगर मैं कोनिकल पेंडुलम में से ऊपर से सर्कल बनाता है ऐसे सब पूरा। सर्कल सर्कल बनाता है। ओके, बनना। देखो यार दोनों चीज़ें सेम है। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं घुमाऊँ इसे, सिंपल पेंडुलम को जो कंसिडर करता हूँ, तो बताओ ये किस किस प्लेन में सर्कुलर मोशन करने वाला है? अगर मैंने इसे कोनिकल पेंडुलम को ऐसे घुमाया तो ये भी तो एक सर्कल ही बना रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है चलेगा, बना तो सर्किल ही रहा है ना। तो ये सर्कल किस प्लेन में है एज कंपेयर टू दिस कोनिकल पेंडुलम? बताओ। सिंपल है यार, बार बार मैं बातें करता हूँ ये दो टाइप्स की। टेंजेंशियल प्लेन। टेंजेंशियल प्लेन बोलोगे? उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस ये वर्टिकल प्लेन में है भाई। सिंपल पेंडुलम जो है हमारा, इसमें जो सर्कुलर मोशन हो रही है दैट इज इन वर्टिकल प्लेन। अभी
समझ में आ रहा है सबको कि वर्टिकल प्लेन में है कि नहीं सच में? अरे दिख रहा है ना सबको, ये इस तरीके से mg नीचे लग रहा है इस बॉक्स पे, और ये सर्कल करने वाला है। आया सबको समझ में? यस सर। यस ओके, सर। तो सिंपल पेंडुलम है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मतलब हम लोग एनर्जी वगैरह ये सब लगा सकते हैं। और ऑफ कोर्स कोनिकल पेंडुलम है, ये कैसा करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। देखिए कोनिकल पेंडुलम क्या है। कोनिकल पेंडुलम देखो कोई ऐसा डिफरेंट चीज नहीं है वही सिंपल पेंडुलम। बट पॉइंट है कि उस सिंपल पेंडुलम को ऐसे हमने इस डायरेक्शन में नहीं रोटेट कराया, हमने उसे पकड़ के एक ओमेगा दिया हुआ है और उसको बाउंड किया हुआ है कि वो इस प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बनाए। तो बेसिकली ये इस तरीके से घूम रहा है, ये हमारा कोनिकल पेंडुलम है। तो ये हमारा कोनिकल पेंडुलम है जो कि एक इस हॉरिजॉन्टल, ये एक सर्किल मैंने बनाया, इस सर्किल में घूम रहा है। तो ये एक फिजिकल थ्रेड है जो मैंने ग्रीन कलर से डार्क किया हुआ है, ये एक फिजिकल थ्रेड है। और पेंडुलम बिल्कुल यही है, पेंडुलम में आप टेंशन नहीं ले, पेंडुलम बिल्कुल ये वाला ही है, बस घुमाने का पैटर्न बदल गया है। इसे हम कैसे घुमा रहे हैं, इसे हम इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ओमेगा दे के घुमा रहे हैं। क्लियर? तो मतलब कि ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट कैसे घूम रहा होगा, ओमेगा से, जबकि इसे हमने कैसे मोशन दी है, इसे हमने इस टाइप की मोशन दी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों के मोशन में? अच्छा, तो अब बताओ, अब आराम से बताना है, सबको अच्छे से समझ लेना है क्या कि इस वाले फिगर की कोनिकल पेंडुलम की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। नंबर वन, लेट से यहाँ पर हम पिक करते हैं कि ये जो है मास यहाँ पर है, तो सबसे पहले कौन सा इस पे फोर्स लगा देंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, mg सेंट्रीफ्यूगल। बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या फोर्स होगा वो, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल, अगर हम इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं तो क्या फोर्स हो जाएगा वो, mv स्क्वायर एम एम बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम स्क्वायर बी आर। स्क्वायर बाई आर। टेंशन नहीं लेना है, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर का हो या फिर एम बी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, मान लेते हैं ये किसी आर रेडियस पे घूम रहा है और ये आर रेडियस है, और ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल है। और मैंने बताया कि आप थीटा हमेशा वर्टिकल से लिया करें, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज होता है वो यूजुअली वर्टिकल से थीटा देते हैं। चलो हमने एक यहाँ पे बना दिया ओमेगा स्क्वायर आर, एक जो है इस पे डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा, क्या, एम जी। एक फोर्स मिसिंग है जो हमने अभी ड्रॉ नहीं किया, कौन सा, centripetal नॉर्मल। नॉर्मल नहीं भाई, यहाँ पे टेंशन कॉन्टैक्ट हो रहा है ना, centripetal टेंशन, यहाँ पे थ्रेड है तो यहाँ पर फोर्स लगेगा टेंशन। तो देखो मैं इन्हें अलग से सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, मैं इन्हें सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कंफर्टेबल होगा सॉल्व करना। ये हो गया भाई एम जी, ये हो गया कौन, एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर। आर, और ये इस तरफ हो गया टी। अच्छा, थीटा कहाँ से होगा, अगर वर्टिकल से दिया है तो फिर से मैं यहीं पे ही ड्रॉ करता हूँ, एक ऐसे लाइन बनाएंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, क्यों भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir गुड। तो सर। यहाँ पे हमने जो है ये बना लिया कि यार इसका जो एंगल है वो भी ये थीटा होगा। तो अब समझ गए, कंपोनेंट कर देने हैं आपको, ठीक है, तो कर लेते हैं कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा अपना, टी cos कॉस theta टी थीटा, कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी sin साइन theta थीटा। साइन थीटा। तो अब दोनों को लिख लेते हैं, दोनों का देखें कौन किसे बैलेंस करेगा, टी साइन कॉस थीटा थीटा किससे बैलेंस करेगा, mg एम जी को, mg एम। ठीक है, बहुत अच्छा यार, टी कॉस थीटा बैलेंस कर लेगा एम जी को, और टी साइन थीटा बैलेंस कर लेगा किसे, m ओमेगा एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर को। omega square तो दो चीजें हैं, लेट से अगर हमें एंगल चाहिए, हमें लेट से टेन थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड टेन थीटा डिवाइड डिवाइड divide कर देंगे। करना तो टेन थीटा डिवाइड करेंगे, सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे क्योंकि साइन बाई कॉस होता है ना टेन, m तो यह omega जाएगा square r by mg आर बाई
जी। mg। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा हो जी। तो हमें पता है इसे v स्क्वायर बाई आर के टर्म्स में भी देख सकते हैं। क्लियर? तो किसी को एंगल में कोई डाउट? कल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर एंगल आ रहा था, कोई डाउट किसी को? नहीं। अच्छा, दूसरी एक चीज पूछी जाती है, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो मैं यहाँ पे दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लिखूंगा, टाइम पीरियड। 2 pi by omega। ओके, तो टाइम पीरियड जो है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, प्रीवियसली मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? 2 पाई बाई ओमेगा। किसी को कोई डाउट? ओके, तो ओमेगा यार निकालना है हमें। देखो यार, ओमेगा कहाँ से निकाल सकते हैं? इसी से निकाल सकते हैं ना। कोई टेंशन किसी को ओमेगा निकालने में? दिख रहा है ओमेगा कैसे लिख सकते हैं? Yes. चले तो लिख देते हैं यार। यहाँ से ओमेगा आ जाएगा जी 2 पाई ब्रैकेट में ओमेगा। अगर मैं इस फिगर से देखो, ओमेगा से मल्टीप्लाई करूँ तो जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर क्या आएगा? जी टेन थीटा डिवाइड बाई आर, और इसका रूट। किसी को कोई डाउट ओमेगा लिखने में? ओमेगा लिखने में किसी को कोई डाउट? नहीं। No, sir. अच्छा, अब एक बात बताएं, क्या ये जो आर है, क्या ये हमारा फिजिकल टर्म है क्या? नहीं, ये No. आर तो फिजिकल टर्म नहीं है ना भाई। क्यों नहीं है? देखो, आप अगर ये ओमेगा रोटेशन बढ़ा देंगे तो ये थीटा आर ये सब बढ़ जाएगा ना। तो आंसर आपको किसके टर्म्स में देना है? एल के टर्म्स में देना है। तो चले बताएं यार, थोड़ी सी मैथ लगा लेते हैं। एल और आर में क्या रिलेशन है बताओ? एल और आर में थीटा का क्या रिलेशन है? sin theta। थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड। Sin theta. साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाई एल। L। तो इसका मतलब आर को क्या लिख सकते हैं? एल साइन थीटा। कोई sin डाउट? थीटा। L sin गुड। theta. तो मैं यार यहाँ पर आर को लिख देता हूँ एल साइन थीटा। क्लियर? तो चले लिख देते हैं P इज इक्वल टू 2 पाई, और देखो आर ऊपर आ जाएगा और जी साइन थीटा नीचे आएगा, आर बाई जी साइन थीटा, सॉरी जी टेन थीटा है, तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस। क्लियर? और आर को अभी अभी जस्ट मैंने बताया, आर को क्या लिख सकते हैं हम अभी? आर को क्या लिखा हमने? L sin theta। एल sin साइन थीटा। थीटा, वेरी गुड। एल साइन थीटा डिवाइड बाई जी इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो भाई साइन थीटा कट हुआ ना, आ गया आंसर हमारे पास टाइम पीरियड का। देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या गया? 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। कोई L डाउट cos किसी theta को? by G. अच्छा, मैंने क्यों फॉर्मूला इस फॉर्मेट में लाया है आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो यूनिट डायमेंशन में, तो मैंने बताया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल Yes. पेंडुलम क्या रहता है? 2 सिंपल pi पेंडुलम जो यहाँ पे root L पढ़ने by एल वाले, G. अपॉन जी। Root L by रूट एल बाई जी। रूट एल L बाई by जी। G. कोनिकल पेंडुलम में सिर्फ क्या एक्स्ट्रा आया है? कॉस थीटा। cos theta। तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि कभी आप भूले नहीं। कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड सिंपली निकाल सकते हैं कैसे? एल कॉस थीटा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। पक्का सबको क्लियर? कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? सॉल्विंग में फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहेगा सबको। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है इसका, इसमें एक्स्ट्रा कॉस थीटा आ जाता है। डन? ओके, गुड। पक्का ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये साइन थीटा सारा कुछ समझ आया ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। Yes अब sir। देख लेते हैं अपन ये व्हाट वर्टिकल सर्कुलर। ओके, देखें, वर्टिकल सर्कुलर में हमें फोर्सेस बनाने होंगे। तो लेट से हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कि इसे हमने टिल्ट करा दिया, और अब हम फोर्सेस इसके बनाएंगे। तो लेट से ये जो है कुछ यहाँ पर आ गया, ऐसे हमने थीटा एंगल इसे टिल्ट करा दिया और ये यहाँ पर आ गया। अब हमें इसमें फोर्सेस बनाने हैं। तो अब बताओ यार, आप इसके फोर्सेस थोड़े से अलग दिखेंगे। कैसे? लेट से अगर मैंने यहाँ पर बना दिया इसका mg, अब बताओ सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बताएं भाई, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा?
ऊपर वहाँ अरे पे ऊपर मतलब क्या, ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल या नहीं? नहीं बताएं फिर नहीं, कहाँ लगेगा एग्जैक्ट? ऐसे लगेगा क्या और नहीं या ऐसे लगेगा? रोप 1 के 2 इधर, 3 बताओ कौन सी सिचुएशन लगेगी? रोप के अपोजिट। 3 ये वाली सिचुएशन। क्यों? क्योंकि सर्किल तो ऐसे बन रहा है ना, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा बाहर की तरफ लगेगा रेडियली। तो यहाँ पर होगा तो नीचे लगेगा, यहाँ पर होगा तो इधर लगेगा, यहाँ पर होगा तो इधर लगेगा। कोई डाउट क्या? नो सर। सर पक्का सबको समझ आया सेंट्रीफ्यूगल? Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब यार स्टोरी थोड़ी सी अलग हो गई कि इसका सेंट्रीफ्यूगल अलग लग रहा था और इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल देखा तो यार इसमें कुछ इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल लगने वाला है। एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये एम वी स्क्वायर बाई आर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया यार ये सबको? ओके, तो कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक वाली बात हमें रखनी है। क्या कि अब सोचो टी लगेगा एक इधर, तो ये बताओ किसको बैलेंस करना चाहिए हमें? हमें कंपोनेंट अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, इन्हें यहाँ पर सेपरेटली बना लेते हैं, तो देखो mg लग रहा है यहाँ पर, प्लस अगर मैंने ये थीटा माना है तो ये लग रहा नीचे है का भी आपका m ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे लग रहा है t, और ये हुआ पार्ट आपका, ये है थीटा। तो यार बताओ बेटर क्या होगा? अब हमें कितने फोर्सेस के कंपोनेंट करने पड़ेंगे? टी के भी और इसके भी। क्लियर है भाई? बात समझ आई आ गई सबको? हमें टी के भी कंपोनेंट करने हैं यहाँ पर और इसमें इसके भी कंपोनेंट करने हैं हमें यहाँ पर। डन। तो ये थोड़ा सा स्टोरी बदल जाती है किसकी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। क्या कि इंस्टेड ऑफ टू कंपोनेंट्स हम किसी एक के ही कर लेते हैं, किसके? mg के ही कंपोनेंट कर लेते हैं। जी क्लियर? किस प्लेन में? अलोंग टी एंड एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं कर रहा हूं अलोंग टी एंड सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? मतलब mg के कंपोनेंट अब हम कर लेंगे। तो mg के कंपोनेंट किस तरीके से होंगे? एक होगा परपेंडिकुलर इस तरफ और एक होगा परपेंडिकुलर इस तरफ। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। यस सर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यार? इसका मतलब क्या ये पार्टिकल बैलेंस्ड है? नहीं। इवन हम विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल भी देख रहे हैं तो भी ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को तो टी बैलेंस कर सकता है, बट इसे कौन बैलेंस करेगा? कोई नहीं बैलेंस करेगा ना। तो इसका मतलब ये वो फोर्स है जो इसको नीचे पुल कर लेने वाला है। मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पर पार्टिकल रुक नहीं सकता है, उसे कौन इस डायरेक्शन में पुल कर लेगा? कौन पुल कर लेगा? mg का जी कंपोनेंट। सेम थीटा। क्लियर? तो मैं कंपोनेंट लिख लेता हूँ। क्या कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो इसका मतलब ये है कि mg sin थीटा विल पुल इट बैक। क्लियर? सो ये चीज याद रखना है, mg sin थीटा will pull it downward, pull it downward। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा इसका, कोई बता सकता है? इस मोशन का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भाई कौन लग रहा है टेंजेंट की तरफ? mg sin mg theta। sin theta. mg sin थीटा। वेरी गुड। सो ये जो डाउनवर्ड लग रहा है ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो क्या है? at जो है, लेट्स से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मतलब at बोल रहे हैं, तो इस केस में at क्या हो जाएगा? g mg sin थीटा। mg तो पूरा फोर्स हो जाएगा, सिर्फ एक्सीलरेशन मतलब g sin थीटा। मतलब ये तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा था, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा क्या? नहीं, ओमेगा नहीं। कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा जब वो नीचे आएगा। क्लियर?
तो इसका जो ओमेगा होगा ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। समझ आया ना क्यों? क्योंकि 80 है मतलब अल्फा आ जाएगा ना वहां पर। तो इसका मतलब मैं दोनों चीजें लिख सकता हूँ, ओमेगा और स्पीड दोनों भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। अभी टेंशन नहीं लेना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां पे हम और डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको फील दिलाना चाह रहा था कि हॉरिजॉन्टल सर्किल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन दोनों थोड़े से डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल में फोर्स कंपोनेंट हमने टी के अलोंग बैलेंस किए थे, यहाँ टी के अलोंग बैलेंस नहीं कर सकते हैं कि आपने टी के कंपोनेंट कर दिए, इसके भी कंपोनेंट कर दिए, बैलेंस कर दिए, ऐसा नहीं रहेगा। तो अब देखो किसे कौन बैलेंस करेगा, ये तो पता चल गया कि जी साइन थीटा का काम क्या है, स्पीड को चेंज कराना। बट टी के लॉन्ग तो वो कहीं नहीं जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है क्या, नहीं, इस डायरेक्शन में तो लेंथ फिक्स्ड है ना, ये एल, ठीक है। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस्ड होंगे। तो फोर्स बैलेंस देखिए इसमें क्या हो जाएंगे, टी बैलेंस कर लेगा किसे, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस किसे, एम जी G cos theta. cos theta. क्लियर। तो टेंशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ पर, पक्का समझ आ गया ना सबको? ओके। तो एक चीज कभी कभी पूछ ली जाती है कि लेट्स से मैक्सिमम एट एनी एंगल थीटा वो पहुंच गया, क्लियर, मैक्सिमम मतलब कि लेट्स से हमने ऐसे इसे हिट किया, ऐसे यहाँ से ऐसे हिट किया, तो मैक्सिमम कितना थीटा जाएगा, तो कितना थीटा जाएगा जब तक कि उसकी स्पीड पूरी कैंसिल नहीं हो जाती, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर जीरो नहीं हो जाता तब तक कि वो ऊपर जाएगा, क्लियर। तो अगर तब तक ऊपर जाएगा तो फिर टी किसे बैलेंस करेगा, ओनली Cos mg एम cos जी theta. कॉस थीटा mg को। cos Cos theta. theta. हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि फॉर मैक्स पोजीशन, ये मैक्स कहाँ तक पहुंचेगा, थीटा सॉरी ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो, वहां पर पहुंचकर। तो इसका मतलब टी होगा वो सिर्फ किसे बैलेंस करेगा, एम जी कॉस थीटा को। मतलब हमने एक मैक्सिमम फोर्स दे दिया है तो एम जी कॉस थीटा तक वो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो टेंशन था, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, इस टी का मतलब टाइम पीरियड है, ठीक है, क्योंकि पीछे हमने टी टेंशन में यूज कर लिया है ना, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये टी मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टेंशन का फॉर्मूला नहीं है। टेंशन अगर देखें यहाँ पर तो क्या आ रहा है, एम जी बाई कॉस G थीटा आ cos रहा है, theta. और यहाँ पर क्या आता है, एम जी इंटू कॉस थीटा आता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की टेंशन में, क्लियर। तो कोनिकल पेंडुलम को ज़्यादा टेंशन फील होती है या फिर सिंपल पेंडुलम को, बताएं। आपके पास टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है और टी एम जी कॉस थीटा, बताएं दोनों में से कौन सा टी ज़्यादा होता है, 1 और 2, T2. टी टू T1. ज़्यादा होगा। T2. T2. अरे भाई कॉस थीटा लेस देन 1 होता है, जब कोई लेस देन 1 चीज से डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, नहीं पता। अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूंगा तो ये फिर 2 टाइम्स हो जाएगा ना एम जी, और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कम हो जाएगा, टी टू कम हो जाता है। सिंपल पेंडुलम में टेंशन कम पड़ती है। अरे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक थ्रेड से हैंग करके इसको ऐसे पुश करना, तब देखना आपको अपने यहाँ हैंड पे कितना फोर्स फील होगा, और जब आप इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल में घुमाना, तब देखना आपको अपने हैंड पे कितना फोर्स फील होगा, तो ऑफकोर्स ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा टेंशन फील होगा। तो मुझे लगता है सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम दोनों का वर्किंग, टेंशन, ये सबको समझ में आ गया है, ओके। Yes, sir. ओके, तो कुछ और एग्जांपल, कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है स्प्रिंग से रिलेटेड। सोचो हम सर्कुलर मोशन स्प्रिंग को हैंग करके कराए,
क्लियर, मतलब स्प्रिंग से टाइट करके सर्कुलर मोशन कराए, सर्कुलर मोशन विद स्प्रिंग। विद स्प्रिंग मतलब कि सपोज एक मास है और पहले हमने स्ट्रिंग से उसे हैंग करके रखा था, अभी हमने उसे स्प्रिंग से पैक कर दिया या स्प्रिंग से टाई किया और इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो ये जो है आपको सर्कुलर मोशन में ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। लेट्स से ओरिजिनल लेंथ है इसकी एल। तो बताएं, आप सेटअप बताएं कि क्या सिचुएशन हो रही होगी। लेट्स से स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, सर्कुलर मोशन विद स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ एल। पता है सबसे पहले क्या होगा अगर घुमाएंगे तो एक्सपांड होगी स्प्रिंग। एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होगी तो इसमें क्या फोर्स जनरेट होने लगेगा, के एक्स अंदर की तरफ, तो वो किसे बैलेंस करने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा। तो मुझे लगता है अभी आप लोग को आइडिया समझ में आ गया। क्या स्प्रिंग विल एक्सपैंड, स्प्रिंग विल एक्सपैंड, और लेट्स से कितना एक्सपैंड होगी, लेट्स से एक्स, so its spring will expand and spring force Fs will balance किसे बैलेंस कर लेगा, सेंट्रीफ्यूगल को। Centrifugal. चले, तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मैक्सिमम और विद व्हाट ओमेगा वी कैन रोटेट इट। तो बताएं यार स्प्रिंग का फोर्स हम कैसे लिखेंगे, एफ स्प्रिंग यस इज इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल। स्प्रिंग का फोर्स कैसे लिखते हैं भाई, के एक्स, और सेंट्रीफ्यूगल कैसे लिखते हैं, एम एम। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ आर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। आर कितना हो जाएगा, एक्स। एक्स अरे भाई क्या बात कर रहे हो, आर एक्स एक्स कैसे प्लस होगा, आर। प्लस एक्स। प्लस एक्स होगी ना, मतलब कितना होगा, एल आर प्लस प्लस। एक्स होगी। क्लियर, यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आपको जो भी चाहिए हो, आपको ओमेगा चाहिए, एक्स चाहिए, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लेट से अगर वो 2 सेंटीमीटर एक्सपेंड हुई तो आप बता सकते हो कि ओमेगा कितना होगा, समझ आया, बता सकते हो। या फिर अगर मैंने बोल दिया कि मैंने एक स्प्रिंग को 2 रेडियन पर सेकंड से घुमाया, तो आप बता सकते हो कि कितनी इलॉन्गेट होगी, समझ आया सबको। यस सर। तो मैं ऐसे के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर का मैंने मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, एम ओमेगा स्क्वायर एल और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स को इस तरफ ले आए। तो हम बता सकते हैं फाइनल इलॉन्गेशन कितना दिखेगा, वो दिखेगा एम ओमेगा स्क्वायर एल माइनस के एक्स, सॉरी के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप में हम इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं अगर हमें पता रहेगा ओमेगा। किसी को कोई डाउट इसमें बताओ, समझ आया, स्प्रिंग रिलेटेड कर लोगे आप लोग। पक्का किसी को कोई डाउट नहीं ना स्प्रिंग रिलेटेड, ओके गुड। एक और दूसरा सेटअप कर लेते हैं। ऐसे टाइप का आता है स्प्रिंग के। नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप डिस्कस करेंगे अब हम। ये जब आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप मिलते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट एग्जांपल है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेस्ड क्या है, हुक्स लॉ बेस्ड का मतलब ये है, हुक्स लॉ ने बताया कि अगर स्ट्रिंग इलांगेट हो रही है, ठीक है, इट इज फॉर इलास्टिक मटेरियल्स, सो इट इज फॉर इलास्टिक मटेरियल्स और स्ट्रिंग्स। मतलब स्प्रिंग तो हमें पता है कि के एक्स जैसे बढ़ती है, ठीक है, बट हुक्स लॉ
ये बताता है कि जो है इलास्टिक मटेरियल में जो इलांगेशन आता है वो उन पे किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है फोर्स पे। ठीक है, सो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि हुक्स लॉ क्या है, तो वो हुक्स लॉ है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, ये हमारा एक अलग चैप्टर है पूरा। हुक्स लॉ हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 12, तो हम इसे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि स्ट्रेस मतलब होता है कि हम कितना फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेन मतलब होता है कितना इलांगेट होगा वो। समझ पा रहे हैं आप दोनों वर्ड्स का मीनिंग? एग्जैक्ट फीलिंग एक अलग होती है, बट सिंपल फीलिंग ये होती है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द elongation। क्लियर? तो इन अदर वर्ड्स में बोलूं तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द elongation। डन? अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? इसका मतलब ये है कि सपोज एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है और आप एक इसमें एक मास में स्ट्रिंग है और इसको इस पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं लेट से, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? अब सोचो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो गई और डबल हो गई, तो क्या चीज डबल हो गया होगा? Force. फोर्स। फोर्स फोर्स इसका मतलब ये है कि अब इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ गई होगी। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आपको बुक में क्वेश्चन दिखेगा, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करते समय उसको डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट सिर्फ हमारा यहाँ पर ये बताने का है कि इफ स्ट्रिंग elongates means force required will be more। क्लियर? तो बेसिकली हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो फोर्स सस्टेनिंग था, मतलब ये एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो है टी बैलेंस करेगा इसे। लेकिन अगर आपने आर उसका और बढ़ा दिया, मतलब अभी ये बड़े रेडियस में घूमने लग गया, तो सिंपल ये है कि टी प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, जितना आर बढ़ जाएगा उतना ज्यादा टी नया आ जाएगा। क्लियर? तो इसे हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे, टेंशन नहीं है। अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये पॉइंट बता रहा था कि ये कैसे काम करने वाला है। ओके, नेक्स्ट सेट है, एक तो हुक्स लॉ के बारे में पूछ सकता है, नेक्स्ट है नॉर्मल फोर्स के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज एक रॉड के थ्रू अगर एक मास हैंग करें, ठीक है, इसके अबाउट, और लेट से ओमेगा से हम घुमा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो लेट से अगर मैं इसे एक अल्फा के साथ घुमा रहे हैं, ओमेगा के साथ साथ क्या दे दें, इसे एक अल्फा भी दे दें, मतलब इसका ओमेगा चेंज होता जा रहा है, और ये क्या है, एक रॉड है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो आपसे पूछा जा सकता है। लेट से हमसे ये पूछा जाए कि ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। डन? तो इसका कुछ लेंथ दे देते हैं, लेट से ये एल लेंथ की रॉड है और क्वेश्चन हमसे कुछ ये पूछा जा रहा है
ओके ओके, देखें यार, दो डिफरेंट टर्म यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखो पहले टर्म में मैंने क्या हाईलाइट करने का ट्राई कर रहा हूँ, पहले टर्म में सिर्फ क्या पूछा हुआ है, नेट नेट फोर्स फोर्स ऑन द ब्लॉक। दोनों चीजों को समझेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे पूछा हुआ है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक पूछा हुआ है, बट क्या, ड्यू टू रॉड, ड्यू टू रॉड। तो अब देखना है आपको कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो पहले एकदम बेसिक से चलते हैं कि ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। चलो तो बताओ यार, अगर मैं ब्लॉक का डायग्राम बनाऊं, लेट्स से ये एम ब्लॉक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लग रहा होगा, एक जी नीचे mg नीचे लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल, m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर। टेंशन और एक क्या लग रहा होगा, नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स रॉड का नॉर्मल नॉर्मल फोर्स किधर होगा। अच्छा एक सेकेंड, आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये वर्टिकल सर्किल नहीं है, लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है। लेट्स से हम इसे एक हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल सर्किल का मतलब हुआ कि ये कुछ इस तरीके से इस सर्किल में घूम रहा है। समझ आया, ये हॉरिजॉन्टली सर्किल में घूम रहा है, रॉड ऐसे लगी हुई है और mg प्लेन के नीचे लग रहा है। डन, mg प्लेन के नीचे लग रहा है। नॉर्मल किस तरफ लग रहा होगा ये बताओ, देखना, नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा या इस तरफ लग रहा होगा, 1 या 2। सेंटर की तरफ वन। फर्स्ट 1 1 वाला One. वन ओके, नॉर्मल लग रहा है 1 की सेंटर तरफ। नेक्स्ट नेक्स्ट, और एक कौन सा फोर्स मिसिंग है यहाँ पर, टेंशन टेंशन नहीं। अल्फा का क्या करोगे भाई, अल्फा के बारे में कौन सोचेगा, इसे जो हम घुमा रहे हैं, 80। हाँ एक सेकेंड, इसे हम जो ओमेगा से घुमा रहे हैं प्लस अल्फा भी दिया है, तो इसका मतलब इस पे क्या लगेगा, एक टेंजेंशियल भी लगेगा ना। यस हाँ, वो किस डायरेक्शन में लगेगा वो बताओ। देखो एन की डायरेक्शन में लगेगा या एमजी की या ओमेगा स्क्वायर, इनमें से किसी के पे लगेगा क्या, नहीं। नहीं। जो टेंजेंशियल होगा बेटा वो इस तरीके से लगेगा, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन। ओमेगा यस ओमेगा बदल देते हैं थोड़ा सा जिससे इजी हो, ओमेगा ऐसे कर दिया है, तो इसका मतलब टेंजेंशियल कहाँ लग रहा है, इनटू द प्लेन। क्या टेंजेंशियल को कोई बैलेंस कर रहा है क्या, नहीं नहीं ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप ब्लॉक के बारे में बात करेंगे तो आप ये जरूर लिख देंगे कि टेंजेंशियल फोर्स विल बी देयर। टेंजेंशियल फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा ही, कितना रहेगा, m इंटू 80, और 80 को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा टाइप। किसी को कोई डाउट, टेंजेंशियल फोर्स को कोई बैलेंस करेगा क्या, नहीं, मतलब एक्सेलरेट तो होगा। ठीक, अब ये बताओ mg को कोई बैलेंस करेगा क्या, नहीं टेंजेंशियल फोर्स का कंपोनेंट ए टेंजेंशियल का कंपोनेंट, यही तो तुम लोग समझ नहीं पा रहे, तो 3D में बना है भाई, ये ऐसे थोड़ा ना बना है कि टेंजेंशियल का कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा। फिगर समझो यार, ये यार 3D में रेजिस्टेंस इनटू द प्लेन जा रहा है, ये अंदर मतलब ये z एक्सिस वाला फोर्स है, ये इनटू द प्लेन जा रहा है, मतलब mg, और ये जो t तुम देख रहे हो थीटा नहीं बना रहे हैं, ये दोनों लोग 90 डिग्री पर हैं। यस समझ आया क्या सब लोग को, ये डाउट रहता है सब लोग को, टेंजेंशियल फोर्स को कोई नहीं बैलेंस कर सकता। क्लियर, टेंजेंशियल फोर्स को कोई नहीं बैलेंस करेगा, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा ही। तो बताओ mg को कौन बैलेंस कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, नहीं नहीं। नहीं। बट अगर कोई नहीं कर सकता तो mg से नीचे गिरा देगा ना। एयर रेजिस्टेंस अरे एयर रेजिस्टेंस नहीं, तुम अगर क्वेश्चन, अगर ये रॉड की जगह थ्रेड होता तो क्या mg होल्ड करता वहां पर, नहीं, नहीं mg गिरा देता।
ड्यू टू दिस रॉड mg नहीं गिरा पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्या यार, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं ड्यू टू रॉड mg won't be able to pull down, तो मतलब कोई तो रोक रहा है। कौन रोक रहा है? रॉड। रॉड रोक रही है। तो रॉड। रोकने वाले फोर्स को हम फिर वही बोलेंगे, क्या, नॉर्मल। मतलब इस बार कितने नॉर्मल लग रहे हैं? 2 नॉर्मल लग रहे हैं। समझ आया? तो ड्यू टू रॉड mg won't be able to pull the block down, so another normal is acting. Another normal is acting. और वो किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज रॉड बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा जो किसे बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। लेट्स से n डैश है, क्लियर। और एक नॉर्मल होगा जो किसे बैलेंस करेगा? m ओमेगा स्क्वायर आर को। ओमेगा और स्क्वायर। AC को कोई बैलेंस नहीं करेगा, वो m r अल्फा होगा। क्लियर? सबको ओके? कोई डाउट किसी को? चलो अब आंसर करना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। बताओ ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स अभी लग रहा है? नॉर्मल और mg। नॉर्मल और mg। रुको, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। नेट फोर्स ऑन द 50 होगा। ब्लॉक। सबसे पहले बड़ी बात है कि mg को तो बैलेंस कर लिया ना, हाँ। n डैश बैलेंस्ड mg, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, बस टेंजेंशियल। ठीक। टेंजेंशियल बचेगा, हाँ। ft रिमेन्स देयर। बट एक गलती आपने कर दी, क्या कि यार ये जो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करता है, क्या ये रियल में बैलेंस करता है क्या? नहीं। रियल में तो क्वेश्चन ये है, इन रियल n गिव्स fc, n ही हमें क्या देता है? f सेंट्रीपिटल फोर्स देखता है। तो वो तो रिमेन होना चाहिए ना, नहीं तो फिर तो मोशन ही नहीं होगी ना। तो समझ रहे हो कि मैं क्वेश्चन क्यों समझाता हूँ आप लोग को इस तरीके से? पर्पस ये है कि आप दोनों बातें समझें। जब मैंने पहले आपको बताया कि आप ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस कर लेता है कौन? ये कोई भी एक फोर्स बैलेंस करेगा। बट वो एक सॉल्विंग की टेक्निक होती है जब हमें ओमेगा या कुछ निकालना है। सोचो आपसे पूछा कि यार फोर्स कितना लग रहा है, और आपने ये बोल दिया कि सर n ने बैलेंस कर दिया है ओमेगा स्क्वायर r को। तो इसका मतलब तो आप बोल रहे हो कि सर सर्कुलर मोशन ही नहीं हो रही है, बट सर्कुलर मोशन तो हो रही है ना। तो रियल में क्या है? रियल में n हमें ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल का अमाउंट देता है। रियल में ऐसा कोई फोर्स नहीं है। रियल में तो सिर्फ क्या है यहाँ पर? n। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब एट दैट टाइम उस पे 2 एक्टिव फोर्सेस हैं। कौन से? ये दोनों। तो इसलिए मैंने बताया था, मैं चाहता तो आपको सिखाते समय सेंट्रीपिटल नहीं सिखाता, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल से करा देता। बट क्या सेंट्रीफ्यूगल से ऑल क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या? नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल एक टेक्निक है जब हमें ओमेगा आर ये सब निकालना हो। लेकिन जब आपसे पूछ लिया कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, समझिएगा, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? भाई लग रहा है। टेंशन इधर लग रहा है, और वो टेंशन ही क्या दे रहा है हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। वो तो हमने सॉल्व करने की एक टेक्निक बनाई है कि जिससे हमें दिमाग ना लगाना पड़े और हम सीधा एम ओमेगा स्क्वायर आर लगा के बैलेंस कर दें। क्लियर? तो सबको ये चीज माइंड में रहेगा कि रियल में क्या हो रहा है। रियल में n तो रहेगा ही भाई, वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला है। तो देख लो नेट फोर्स कितना आ गया, एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ सेंट्रीपिटल प्लस एफ टेंजेंशियल, बट वेक्टर में। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकाल लूंगा? रूट ऑफ
सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस एफ टी का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल को आपको पता ही है एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस टेंजेंशियल था एम एल अल्फा। क्लियर? किसी को डाउट कुछ? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक समझ में आया? गलती नहीं करना है कि सेंट्रीपिटल को डिलीट कर दो और आंसर सिर्फ ये लिख दो। पक्का समझ आया ना सबको? सेंट्रीफ्यूगल एक टेक्निक है सॉल्व करने की, रियल में तो वहां पे सेंट्रीपिटल लग ही रहा है। अब सेकंड पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नेट फोर्स ड्यू टू रॉड। क्लियर? तो बताओ रॉड क्या क्या फोर्स लगा रही है, बताओ। सेंट्रीपिटल नॉर्मल लगा रही है सेंट्रीपिटल, ये रॉड ही लगा रही है, ठीक है। ये नॉर्मल तो उसका ऊपर की तरफ, उसका जो ये है एफ टी, वो कौन लगा रहा है यार, वो कौन बचा रहा है उसको? एफ टी, एफटी वो भी तो रॉड ही लगा रहा है, और कोई है क्या जो उसे टेंजेंशियली बचाएगा? रॉड ही तो, अगर रॉड नहीं होती, थ्रेड होता तो क्या टेंजेंशियल लगा पाते क्या? नहीं, रॉड है तभी तो पुश कर पा रहे हो। और एक जो मिसिंग लिंक है वो है एन डैश। क्यों? जब आप टोटल बात करोगे तो एन डैश को बैलेंस कौन कर लेगा? एम जी। लेकिन हमसे पूछ रहा है ना कि रॉड कितना लगा रहा है, तो रॉड तो बेचारा लगा रहा है ना एन डैश, ठीक है। तो इसका मतलब नेट फोर्स बाय द रॉड में एन डैश भी आ जाएगा हमारा। और आपको पता ही है थोड़ी देर पहले एन डैश की वैल्यू हमने निकाली ली है, तो ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम एल अल्फा प्लस एक और फोर्स ऐड होगा, क्या है? एम जी का स्क्वायर। तो दोनों बातें समझ में आई सभी लोगों को कि सेंट्रीपिटल को ऐसे गायब नहीं कर देना है। जब भी कभी पूछेगा कि यार बॉक्स में फोर्स कितना लग रहा है, तो ये नहीं कर देना है कि सर टी ने बैलेंस कर दिया सेंट्रीफ्यूगल को, खत्म। आंसर क्या आएगा? टी। पक्का? एम आई क्लियर? भाई सबको स्टेटमेंट समझ आया ना? जब फोर्स पूछेगा आपसे तो आपको ये नहीं कह देना कि टी ने सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर दिया और फोर्स आ गया क्या जीरो। कहोगे क्या ऐसा? नहीं, सेंट्रीपिटल लगेगा। टी इज योर सेंट्रीपिटल विच इज एक्टिंग, ओके, दैट इज द फोर्स। अगर टेंजेंशियल भी लग रहा है तो एफ टी भी लगा देंगे वहां पर। पक्का ये आइडिया सबको अच्छे से समझ आया? चलिए तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम एक नई चीज देखेंगे कि देखो जरूरी नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल से सारे क्वेश्चन हो जाए, देखना, या फिर सेंट्रीपिटल से सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक। तो एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक रॉड है और उसमें हमने एक रिंग उसमें अटैच कर दी हुई है, ठीक है। और इस रॉड को अब हम घुमाने वाले हैं। पॉइंट समझ में आया सबको? तो लेट से इसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हैं ओमेगा से। किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये जो मैंने बनाया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसका मतलब एमजी की डायरेक्शन क्या होगी? एमजी ऐसे लिखूंगा क्या अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है? नहीं, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एमजी किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन होगा ना। क्लियर? अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो एमजी क्या होगा? इनटू द प्लेन। तो मैं दोनों फिगर आपको यहाँ पर बना देता हूँ कि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका मतलब mg क्या है? इनटू द प्लेन है। बट इस फिगर को मैं ऐसा 3D टाइप जो मैंने अभी बताया कि इसको मैं ड्रॉ करूंगा कि ये इस प्लेन में घूम रहा है रॉड। क्लियर? तो ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन यहीं पर बना दिया रॉड का। इस तरीके से रॉड ओमेगा से घूम रहा है इस प्लेन में, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो mg कहाँ दिखेगा? तब आप दिखा सकते हो ऐसे mg।
समझ आया? क्योंकि आपने इसे एक प्लेन दिखा दिया है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्किल। अगर मैं इसे 2D में दिखाऊं, मतलब 2D में इस तरीके से दिखाऊं और इस तरीके से इस रॉड को मूव करा रहा हूं, ऐसे ओमेगा से पूरा 2D में दिखा रहा है, और रिंग ऐसे है, तो इस पे जो mg लग रहा है वो mg कहाँ होगा? इनटू द प्लेन होगा। समझ में आया दोनों बातें सबको? किसी को कोई डाउट दोनों फिगर में? yes sir. अगर मैंने हॉरिजॉन्टल वो देखा तो बेसिकली ये टॉप व्यू है। ये क्या है? टॉप व्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें दिखेगा कि mg कहाँ है? इनटू द प्लेन है, और ये जो है रिंग घूम रही है। अब बताओ, अगर ये रिंग फिक्स्ड नहीं है तो ये रिंग कहाँ जाएगी? बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी। सो रिंग इज नॉट फिक्स्ड। ये जो mg है ये एक रिंग है। सो इफ रिंग इज नॉट फिक्स्ड, ring is not fixed, so it will move outward. It will move outward. क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे, लेट्स से टॉप व्यू देखें विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्विंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको मोशन कैसा दिखेगा? हम टॉप व्यू बना रहे हैं, ठीक है? रिंग का मोशन देखें कैसा दिखेगा आपको। मैं विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड बना रहा हूं बट टॉप व्यू, तो इसका मतलब लेट्स से ये रॉड एक सर्कल में घूम रही है, तो आप देखेंगे कि आपको रिंग कैसी दिखने वाली है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, आप देखें आपको क्लियर है या नहीं। वो जो रिंग है, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो रिंग ऐसे घूम रही होगी ना। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है कि रिंग इस तरीके से शेप करते हुए बाहर Yes, जाती sir. जाएगी। Yes. क्लियर? ये हमने किसके रेस्पेक्ट में देखा है? विद रेस्पेक्ट टू Ground. ग्राउंड, टॉप व्यू, ठीक है? अच्छा, ये हुआ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू रिंग देखूं, विद रेस्पेक्ट टू रिंग मतलब रिंग के रेस्पेक्ट में ही अगर सिर्फ देखें तो हम तो स्टेशनरी कंसिडर करेंगे ना। रिंग के ही रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ रिंग को देखोगे तो सिर्फ रिंग तो ऐसे बस बाहर ही जा रही होगी ना। तो विद रेस्पेक्ट टू रिंग अगर आपने ऑब्जर्व किया तो देखो क्वेश्चन कितना इजी दिखेगा। कैसा? सिर्फ वो आउटवर्ड जा रही है, और अगर टॉप से देखा तो पूरा आपको ऐसा सर्कुलर मोशन दिखेगा। समझ पा रहे हो आप? इस तरीके से पूरा सर्कुलर मोशन दिखेगा। तो बताओ क्या इजी रहेगा इस बार क्वेश्चन को सॉल्व करना? With With respect respect to ring. विद रेस्पेक्ट टू रिंग। सो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू रिंग बेस्ट होगा। क्लियर? तो विद रेस्पेक्ट टू रिंग अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बताओ इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ? ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा बाहर की तरफ? एक M omega M square R. omega square. वेरी गुड, इसके पास फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। क्लियर? अब बताओ इज दिस फोर्स कांस्टेंट और नॉट? एफ सेंट्रीफ्यूगल जो लग रहा है वो कांस्टेंट है या नहीं है? नहीं है. No sir. कांस्टेंट है क्या? नहीं है। नहीं है. ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्या रीजन है? R बढ़ रहा है. आर बढ़ रहा है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। बिकॉज आर इज इंक्रीजिंग। अभी वो इस सर्किल में था, थोड़ी देर में इस सर्किल में पहुंच गया। समझ में आया सबको? तो आर इज इंक्रीजिंग। बहुत ही अच्छे यार, बहुत ही अच्छे। तो ये बताओ अगर मैं आपको पूछूं कि जब ये घूम रहा है ऐसे, तो हम ओमेगा तो फिक्स रखे हुए हैं बट धीरे धीरे वो बाहर जाता जाएगा। तो अगर मैं पूछूं जब ये रॉड को लीव करेगा या किसी सेक्शन में होगा तो इसकी स्पीड कैसे होगी वो हमें निकालना है। तो लेट्स से हम सॉल्व कर रहे हैं। इट्स स्पीड
its speed when it leaves the rod और at any point, और at any point भी निकाल सकते हैं। जब हम रॉड को लीविंग निकाल सकते हैं तो और एट एनी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। और एट एनी पॉइंट मतलब क्या, एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये रॉड है आपके पास और ये रिंग है जो कि आप देख रहे हो, रॉड ओमेगा से घुमा रहे थे आप, तो ये रिंग धीरे धीरे फास्ट होती जाएगी, बाहर की तरफ जा रही है। तो जब ये रिंग धीरे धीरे जाते जाते एकदम एग्जिट करेगी तो इसके पास स्पीड क्या आ जाएगी, हमें v फाइंड करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट से किसे डिस्कस कर लेते हैं, x डिस्टेंस वाले को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पास स्पीड कुछ आ गई है। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, l रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ आया ये चीज? यस सर। अच्छा, अब हम मेन बात कर लेते हैं कि फोर्स कितना लग रहा था। फोर्स कितना लग रहा था, एम ओमेगा एम m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर r। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर। स्क्वायर r। इसका मतलब इसको कितना एक्सेलरेशन फील हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। r मतलब हमने क्या एज्यूम किया है इससे, एक्स। x, तो हमने एज्यूम किया हुआ है x। अब बताओ, एक्सेलरेशन पता है, वेरिएबल है, और हमें v निकालना है, क्या करना चाहिए, डिफरेंस नहीं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। बट क्या मैं इसे dv बाई dt लिखूं, इज इट यस ओके? सर। नहीं, नहीं भाई, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा डब्ल्यू, ओमेगा इन टर्म्स ओमेगा नहीं, ओमेगा कांस्टेंट चीज है, तुम लोग यार, ये एक्स के कांस्टेंट है, टर्म, ओमेगा का कुछ काम नहीं है यहाँ, एक्स ये के टर्म। कांस्टेंट है एक्स के टर्म्स में भाई। इधर याद नहीं आ रहा, ए को डी लिखते हैं बाई डी dv बाई एक्स, dt, कब लिखते हैं, फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ व्हेन टाइम। फंक्शन ऑफ t, और ए को दूसरा लिखते हैं v dv बाई वी डी dx, वी बाई डी एक्स, व्हेन फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ एक्स। एक्स। फंक्शन ऑफ x। अभी क्या दिख रहा है, t दिख रहा है क्या, नहीं, एक्स दिख x रहा दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, एक को लिखेंगे v dv बाई डी है, डी एक्स। एक्स। dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबको अपने अपने साइड ले जाओ, तो v तो सही जगह है, v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वी हमें इज मतलब इक्वल भी टू नहीं है, ओमेगा x स्क्वायर एक्स। dx। क्लियर, अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, x dx। चलो बताओ, जब वो डिस्टेंस जीरो पे था तब स्पीड क्या थी, जीरो थी, और जब वो l डिस्टेंस पे पहुंच गया तो स्पीड हो गई कुछ v, और हमें वो निकालना है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछेगा कि l/2 तक जाना है तो समझ जाना है, यहाँ पर वैल्यू क्या रखनी है, एल बाई टू। एल l/2। बाई टू। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, लेट से जब वो किसी l डिस्टेंस पे पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन आपको पता है v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई टू। 2, सो v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 टू v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर 2, बाई टू और एल लिमिट एन हो जीरो। जाएगी 0 प्लस टू कांस्टेंट। l। क्लियर, फिर कुछ बचेगा क्या, नहीं। अच्छा ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ एल पर स्क्वायर। एल स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब टू v टू कितना हो कट होगा। जाएगा, v इज इक्वल टू आएगा ओमेगा एल बाई √2। कोई डाउट? अब मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, देखिए, इनिशियली सर तो वो टू बचेगा ना उधर। लेफ्ट साइड का टू कट होगा ना। अच्छा ओके ओके ओके, लेफ्ट साइड का 2 कट हो जाएगा, ये बचेगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एल आएगा। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, इनिशियली रिंग इज एट l/2, initially ring is at l/2 and at rest, find speed when it leaves।
डिस्टेंस एल। बताओ, तो इसका मतलब क्या चेंज करना है? इंटीग्रेशन क्या है? वी डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। L/2 to L. ओके गुड। तो जब वो x कहाँ पर था? L/2 पर था, तब स्पीड क्या 0 थी? 0 0। और जब वो L पे पहुंच गया तब स्पीड हमें v निकालनी है। समझ आ गया यार सबको? तो इसका मतलब वी स्क्वायर, तो ये हो गया 0 टू v²/2, ये हो गया 0 टू v, और ये ओमेगा स्क्वायर अभी x²/2, बट जो लिमिट है वो है L/2 L/2 to L। टू L। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, टू दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर आके, ये आएगा v² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। पहले लिमिट रखेंगे क्या? L² माइनस L/2 का स्क्वायर। L/2 क्या करते हैं? पहले अपर वाली वैल्यू x की जगह पे रखते हैं, फिर लोअर वाली वैल्यू x की जगह पे रखते हैं। पहले मैंने L² किया और फिर L/2 का स्क्वायर किया। 2 इनिशियली ही दोनों का मैंने कैंसिल कर दिया था इस तरीके से। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? v² इज ओमेगा स्क्वायर L² माइनस 1/4, मतलब आंसर क्या आएगा? 3L²/4। तो देखो आंसर क्या आ गया v का? V is equal to omega 3/2 √3। ओमेगा l। तो यार ये पैटर्न सबको समझ में है कि रॉड के अंदर जो रिंग है, अगर ऐसा कुछ मूवमेंट हो रहा है तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसको बताने का सिर्फ हमारा पर्पस है ये आपको दिखाना कि अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर किस तरीके से वेलोसिटी और बाकी चीजें निकालेंगे। इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर है यार सब लोग? ओके, चले नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्पेशल टाइप, मैंने बताया कि आज हम बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि टाइप्स है प्रॉपरली। तो सपोज एक रॉड है, अच्छा आपको पता है कि अगर हम इस रॉड को रोटेट कर रहे हैं तो इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स फील हो रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल। सारे एलिमेंट को फोर्स फील हो रहा होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, फाइंड टेंशन इन रॉड एट एनी पॉइंट। समझ आया क्या फाइंड करना है? आपको ये बताना है कि किसी एक्स पॉइंट पर, यहां पर कितनी टेंशन फील होने वाली है इसे। बताओ कितनी टेंशन फील होगी? की जगह x रखना। हाँ वो क्या है? m m नहीं, एक मिनट सोच लो और फिर आंसर करे, कोई जल्दी नहीं है। का मास दिया है। हाँ सर सबका पूरे मास और रॉड की लगेगी लेंथ ना? दी है, मास और लेंथ दी है। रॉड का मास एंड मास m है और लेंथ l है। मास और लेंथ के टर्म्स में आंसर करना है। x डिस्टेंस पे कितना फोर्स फील हो रहा होगा उसे। m ओमेगा स्क्वायर l। m ओमेगा स्क्वायर l x डिस्टेंस पे भी। हाँ नहीं वो m रॉड है ना सर, वो इलोंगेट और वो कॉम्प्रेस थोड़ी होएगा। अरे नहीं, बट उस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे सेक्शन में अलग फील आएगा ना। मतलब m एक भी। रॉड, आप खुद सोचो, आप एक रॉड होल्ड किए हो और आप उसे रोटेट कर रहे हो। आप रॉड के इस सेक्शन को पूछो और आप यहाँ पर पकड़ो, दोनों में क्या फोर्स सेम फील होगा? सर डेंसिटी पता है क्या? डेंसिटी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। मतलब मास हर जगह सेम है। अच्छा पहले तो सबसे ज्यादा कहाँ फील होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ पर टिप खड़े हो और यहाँ पर खड़े हो, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ फील होगा? टिप पे, उधर बाहर की तरफ।
यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स फील होगा। हाँ यार आप लोग इसका मतलब फील ही नहीं करते हो सेंट्रीफ्यूगल को। ओमेगा की तरफ। आप देखो एक मिनट, आप एक ऐसा रॉड ले लो, उसमें भर दो लिक्विड। एक रॉड में मैंने भर दिया लिक्विड, अब रॉड को घुमाओ, लिक्विड किस तरफ दिखेगा? अगर जिस एक तरफ रॉड, से घुमा रहे हैं उस तरफ। अरे इस तरफ घुमा रहे हैं, पूरा लिक्विड इस तरफ आ जाएगा? नहीं, नो सर, नीचे आ बाहर जाएगा। इधर आएगा। हाँ इसका मतलब जब आप घुमाते हैं सर्किल में तो फोर्स इस तरफ लगता है। हाँ फोर्स इस तरफ लगने का मतलब है कि यहाँ वाले पार्टिकल को ये पूरी रॉड पुल तेजी से। रॉड इज लाइक अ पार्टिकल एम ना, ठीक है? तो ये पूरी यूनिफॉर्म रॉड है, इसलिए ये पूरी यूनिफॉर्म रॉड वहां पर उसे पुल कर रही होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आपको ये चीज पता है कि अगर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो आप उसका मास कहाँ पे कंसिडर कर सकते हो? सेंटर्ड एट, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट its mass can be considered सेंटर ऑफ मास, considered बॉटम। kept बॉटम। at its center। क्लियर? तो इसका मतलब मैं पूछूं अगर आपसे, नंबर 1 कि अगर ये रॉड है एम मास की और इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, तो मैं इसको इक्विवेलेंट मान सकता हूं कि ये ऐसा एक थ्रेड है और ये एम कहां पर रखा है? सेंटर पे। L/2 पे। हाफ। समझ आया सबको? यस। तो बताओ कितना फोर्स लगेगा एंड पे, यहाँ पर फोर्स एट एंड, फोर्स एम एट द दिस ओमेगा सेक्शन। स्क्वायर L/2। यस वेरी गुड। सो फोर्स यहाँ पर कितना लगेगा? ओमेगा स्क्वायर L/2। एम ओमेगा स्क्वायर L/2। कोई डाउट भाई? किसी को कोई डाउट? समझ आया ये? ठीक है, तो ये तो हम बोल सकते हैं कि ये जुगाड़ टाइप है, ये क्या है? एक ट्रिक है, एक जुगाड़ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे कितना फोर्स फील होगा, ये कैसे बता सकते हो? कोई बता सकता है इस जगह पे कितना फोर्स फील होगा? कैसे? इस ट्रिक को यूज करके, सेम ट्रिक को यूज करो, और मैंने आपको ये आंसर दे दिया है कि ये एक्स है डिस्टेंस। तो बताओ कैसे कर सकते हैं? सर वो हाफ लेंथ से ज्यादा है कि कम है? कुछ भी हो यार, कम हो ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें तुमने लॉजिक कहाँ यूज किया? कुछ तो लॉजिक तो यूज किया ही नहीं। कुछ लॉजिक तो तुमने यूज किया ही नहीं इसमें। पक्का कोई कुछ आइडिया नहीं गेस कर पा रहा है इसमें? चले कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो लॉजिक इसमें आप इस तरीके से ले सकते हो कि इस सेक्शन पे यहाँ पर पुल कौन करेगा इसको, इसको टेंशन कौन फील कराएगा? ये वाला पोर्शन कराएगा फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। अरे यार, फर्स्ट कहाँ पुल करेगा यार? सेंट्रीफ्यूगल उसे पुल करेगा ना। एक्स सेक्शन पे पुल कौन कर रहा होगा इसे? ये वाला बॉक्स ऐसे पुल कर रहा सेकंड होगा से। ना। नहीं समझ आया कि नहीं? किसी भी जगह पे आप अगर यहाँ पे टेंशन देखोगे तो कौन पुल करेगा इसे? ये वाला बचा हुआ रिमेनिंग इस तरफ बाहर पुल करेगा ना। आया क्या समझ में? यस। तो इस बार ये जो मास है
इसको कहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे, समझ आया? तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, m, एक मिनट, मैंने पुराना फिगर ही पूरा गड़बड़ कर दिया, रुको, इसको पहले ये वाला फिगर अपन बना के हटा देते हैं। ये रॉड है, ये अगर ओमेगा से घूम रही है तो हमने इसको इस तरीके से, m मास कॉमा l लेंथ की रॉड है, तो हमने बात की कि इसके सेंटर पे ये पूरा जो है इधर की तरफ पुश फोर्स लगाएगा, जो इसे यहाँ पर टेंशन के फॉर्मेट में फील होने वाली है। डन। सेकेंड केस हम सॉल्व कर रहे थे कि अगर हमें कहाँ पे, देख ले, x डिस्टेंस पे अगर हमें पता करना है, x डिस्टेंस पे तो x डिस्टेंस पे इसे कौन पुल कर रहा होगा, बाहर का। ये बाहर का, ये सेक्शन इसको क्या कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल से पुल कर रहा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इससे जो फोर्स फील होगा, इसे जो फोर्स फील होगा वो किसके वजह से होने वाला है, m ओमेगा स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे टेंशन l देख माइनस x। यहाँ पे, तो ये मास इसे पुल करेगा ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए, यहाँ पे फोर्स चाहिए, टेंशन फोर्स, तो इसका क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। l माइनस x बाय 2। गलती होगी कि इस बार ये लेंथ यूज होगी ना, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, l माइनस एक्स। डाउट किसी को इसमें, समझ नो आया ये सर। चीज? हाँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डिस्टेंस जो बची, ये हमें टोटल पता है कि ये टोटल है l माइनस एक्स, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है ये क्या है, l माइनस एक्स बाई 2। आया क्या समझ में सबको? यस सर। तो ये फोर्स जो इस पे लग रहा है, जो टेंशन फील कराएगा यहाँ पर, वो इसके हम सेंटर पे मान सकते हैं। तो यहाँ पर x के जगह रियल में हमें क्या लिखना चाहिए था, l माइनस एक्स बाई 2। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डन? ठीक। अच्छा, अब एक गलती है यहाँ पर, बताओ ये m क्या है, मास ऑफ द फुल रॉड। फुल रॉड कहाँ यार, फुल रॉड कहाँ पुल कर रही है उसे, L minus X. l माइनस एक्स वाले सेक्शन का मास। क्लियर? तो इसका मतलब मैं यहाँ पर m नहीं लिख सकता हूँ, m डैश लिखना पड़ेगा, कुछ नया m। और ये m क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इट इज मास ऑफ Remaining outer rod. section which will pull Pull. बताओ, कोई डाउट? तो ये निकालेंगे कैसे, कोई बता सकता है? इस सेक्शन का, ये जो ये पुलिंग वाला सेक्शन है, इसका मास कैसे लिखेंगे, इसका मास? कोई बताए इसका मास कैसे लिख सकते हैं? इसका मास लिखने का एक तरीका हो सकता है क्या, अगर मैं इसमें लेंथ का डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसमें लेंथ का डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, Density यूनिट आएगी। लेंथ का मास आ जाएगा, इनटू हम अपनी लेंथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाँ। हमारा एग्जैक्ट लेंथ का मास आ जाएगा। यस सर। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर उसमें। अगर देखो, अगर आप लोग को कुछ भी टेंशन लग रहा है, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं दूसरा मेथड भी एक बता सकता हूँ, ठीक है? ये बीच वाला पार्ट थोड़ा टफ हो जा रहा है मुझे लग रहा है, मैं एक दूसरा मेथड आप लोग को बता देता हूँ, जो मतलब ऐसा, उससे एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो आप लोग के लिए और बेटर हो जाएगा। तो पहले ये बता, ये सबको समझ में आया एंड पॉइंट का? एंड पॉइंट का
इसको हम बोल सकते हैं क्या, मैक्सिमम टेंशन। ये क्या है, मैक्सिमम टेंशन। तो कभी कभी हमसे कोई पॉइंट नहीं देता, सिर्फ क्या पूछ लेता है, मैक्सिमम टेंशन। तो टी मैक्स कितनी हो जाएगी, M टी मैक्स omega square L by 2. एम, इसे याद कर लो भाई, इसे बिल्कुल याद कर लो, एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2। ये क्या चीज है, ये है मैक्सिमम टेंशन। अब अगर हमें टेंशन एट एनी पॉइंट देखनी है तो हम सीधा इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं। सीधा आप इंटीग्रेशन मेथड लगा दीजिए, एकदम आपका जो आंसर है वो परफेक्ट आ जाएगा। मतलब क्या, सपोज ये एक रॉड थी, ओमेगा से घुमा रहा है, हमें टेंशन चाहिए लेट से किसी एलिमेंट में, ये तो हम इस एलिमेंट को एज्यूम कर लेते हैं। क्या, इस एलिमेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि यार इस एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, बहुत ही स्मॉल। स्मॉल को हम किससे लिखते हैं, डी से। याद है मैंने बताया था स्मॉल को किससे लिखते हैं, डी से। D. मान लेते हैं कि यार ये एक्स थिकनेस है और ये कितनी दूर है, X. एक्स डिस्टेंस पे। तो बताओ इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, बना लेते हैं इसकी एफबीडी। इसकी थिकनेस है डी एक्स, और इसका मास कैसे लिखेंगे, डीएम। इसका मास कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, टोटल M मास upon L into L minus अपॉन लेंथ इनटू L minus H. इसकी लेंथ dx। तो सपोज मैं कुछ ऐसे बताता हूँ, 20 kg की रॉड है और लेट से कितने मीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं एक पीस ले लूँ विच इज 5 सेंटीमीटर, बताओ उसका मास कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, 20 kg डिवाइड बाई 100 इंटू 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही तो निकालेंगे ना। 20 kg को 100 से डिवाइड किया तो आ गया 1 सेंटीमीटर का मास कितना होगा, इंटू 5 करा दिया तो आ गया 5 सेंटीमीटर का मास कितना होगा। सबको ये समझ में आई, ये थे थ्योरी, यस सर। ये पार्ट सबको ओके गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके मास को डीएम को एम बाई एल इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। अब बताना है कि अब मैं बेसिक सॉल्विंग कर रहा हूँ तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। सबसे पहले अगर ये घूम रहा है तो एक फोर्स क्या लग रहा होगा बाहर की तरफ, Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल। कैसे लिखेंगे उसे सेंट्रीफ्यूगल को, एम, तो दैट M इज M omega omega square square. ओमेगा स्क्वायर, और आर की जगह यहाँ क्या है, एक्स। क्लियर, X. ओके। और लेट से इस एलिमेंट को बचाने वाला कौन है, दोनों में फोर्स का डिफरेंस है। तो लेट से एक स्मॉल, इस एलिमेंट में स्मॉल टेंशन है दैट इज dt। वो क्या कर रही है, इसको सेंट्रीफ्यूगल को बचा रही है। डन। G. अच्छा वो dt कैसे बचा रही होगी बताओ, इसमें टेंशन तो दोनों अंदर तरफ लग खींची रही होगी। होगी, इसमें तो टेंशन दोनों तरफ लग रही होगी। कैसे, इस तरीके से देखें, इधर भी एक टेंशन लग रही होगी और इधर भी, क्योंकि ये सेक्शन भी पुल करेगा ये भी पुल करेगा, जो मैंने स्ट्रिंग में बताई थी। मान लेते हैं ये T1 और ये T2, बट जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो स्मॉल dt होगा जो इन्हें बचाएगा। समझ आया। सो बेसिकली T1 माइनस T2 जो होगा दैट इज dt। काय केलीस? तो ये हमें अगर बचाना है यहाँ पर dt फोर्स को, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, इसका मतलब T1 ज्यादा होगा ना, T1 greater than T2. T1 ग्रेटर देन T2। तो यही तो मैं पहले एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था कि इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। अंदर जो है टेंशन बढ़ जाता है जितना हम अंदर जाते जाएंगे। खैर हमें एट द एंड सिंपल सी चीज लिखनी है, क्या, dt बैलेंस करेगा किसे, dm FCF. ओमेगा स्क्वायर x को। क्लियर, चलो वैल्यू लिख देते हैं। dm को क्या लिख सकते हैं, m बाई एल इंटू dx Dx. ओमेगा स्क्वायर x। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, ओमेगा और m बाई एल, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचेगा, x dx Dx. बचेगा ना। तो इंटीग्रेट कर देते हैं अब, इंटीग्रेट dt इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई एल, ये अलग हो जाएगा, और x X dx dx. को इंटीग्रेट कर देंगे। डन।
तो ये dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, और m ओमेगा स्क्वायर बाई l अलग रहेगा, एक्स स्क्वायर x बाई 2 स्क्वायर बाई 2 आएगा। अच्छा लिमिट तो अभी रखना ही भूल गए। लेट्स से जब लेंथ 0 है, x कहाँ से, x is measured from the point of rotation. Let's say x is measured from the point of rotation. Okay, तो ये बताओ जब x 0 होगा तब टेंशन 0 होगी या ज्यादा होगी? T2 लगेगा बस। जब x 0 होगी तो टेंशन तो मैक्स होगी ना एकदम। यस सर। क्लियर? ओके, तो लेट्स से यहाँ पर लिमिट फिर क्या रखेंगे, जब x 0 था तब टेंशन थी मैक्स। ओके, और जब लेंथ l पहुंच गया तो फिर कुछ टेंशन उसमें बच गई, वो हम निकालेंगे। क्लियर? तो यूजुअली जब आप एकदम मैक्स में पहुंच जाओगे, लेट्स से आप x मैक्सिमम कितना जा सकता है l, तो रियल में टेंशन वहां पर जाकर सीधा क्या हो जाएगी, 0। इस एंड को थोड़े ना कोई पुल करने वाला है बाहर, समझ रहे हो? तो इसका मतलब किसी भी रोटेशन के केस में एंड पर टेंशन सबसे कम और रोटेशन वाले पॉइंट की तरफ टेंशन सबसे ज्यादा रहती है। तो टेंशन क्या होगी, मिनिमम होगी यहाँ पर, और मिनिमम मतलब कितनी होगी, 0 होगी। तो एल डिस्टेंस पर यहाँ पर टेंशन क्या मान सकते हैं हम, 0 मान सकते हैं। क्लियर? तो बस अब इसे इंटीग्रेशन में वैल्यूज रख देते हैं हम, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएगी। तो टी मैक्स और ये क्या हो जाएगी 0, और ये क्या होगा 0 to l। तो वैल्यू रख देते हैं। देखो यहाँ से जब हम 0 रखेंगे माइनस टी मैक्स आएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करके भी ला सकते हैं। फिर टी मैक्स का आंसर क्या आएगा, टी मैक्स का आंसर आएगा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2l। तो एक l कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और टी मैक्स का आंसर क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। तो देखो इससे हमने जो लॉजिक से निकाला था वो याद भी रख सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? फॉर एनी डिस्टेंस x, फॉर एनी डिस्टेंस x, अगर हमें x पर चाहिए तो ये dt जो आया हमारा, ये क्या है m ओमेगा स्क्वायर बाई l, और ये आया x dx। अब लिमिट हम x के लिए कर देते हैं। जब x 0 था तब टेंशन थी मैक्स, और जब लेट से डिस्टेंस हो गई क्या x, तो कुछ टेंशन आ गई t, और हमें क्या निकालना है, t निकालना है वो। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dt इट विल बी t, लिमिट हो जाएगी t मैक्स t, और ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l, जो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो ये हो जाएगा t माइनस टी मैक्स इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई l इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि दोनों में टेंशन कितनी रहेगी। तो t की वैल्यू, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर टी मैक्स नेगेटिव आ रहा होगा, ये देख रहे हैं ना, 0 पहले रखेंगे माइनस टी मैक्स आएगा ना। तो टी मैक्स जो है ये सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है? सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जो टी होगा, जो dt है, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा टेंशन, इसलिए उसमें जो है नेगेटिव आ जा रहा है। तो ये नेगेटिव विद साइन हम यूज करेंगे। क्लियर? तो विद साइन अगर हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू देखें, टी मैक्स प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2l है। टी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हम विद साइन रखेंगे नेगेटिव वाली। सो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, m ओमेगा स्क्वायर
एल को कैंसिल नहीं करते, 1 मिनट, वहां पे हमने एल कैंसिल कर दिया था, ये बॉटम से एल कॉमन आ जाए इसलिए एल कैंसिल नहीं करते हैं। टेंशन नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, और वैल्यू क्या आएगी, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एट एनी डिस्टेंस। नेगेटिव का कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि टेंशन लेफ्ट तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सो ये सिर्फ बता रहा है आपको डायरेक्शन दैट इज लेफ्ट साइड, क्लियर, अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल। और फार्मूला क्या रहेगा, रूट में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके। तो इसका मतलब अगर हम टेंशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछें, फाइंड टेंशन एट L/2 डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेंशन एट L/2 डिस्टेंस T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, ये रहेगा ही। यहाँ पे क्या था, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, L/2 का स्क्वायर। समझ आया? तो ये फॉर्मूला एकदम आपको याद रखना है। साइन आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कभी आपसे डायरेक्शन के बारे में ऐसा नहीं पूछता, हम एरो बना देते हैं क्या ये लेफ्ट तरफ लगेगा करके, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं तुरंत। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर, इसे सॉल्व करें L/4 तो क्या आएगा, 3L/4, 3L स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर 2L है तो एक L कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर L/8। ठीक है, तो जो मेन फैक्टर मैटर करता है वो आगे का ये फैक्टर मैटर करता है जो हम बार बार देख रही है, 3 और 8, तो T/4 पे कितना आएगा, 3/8। ठीक है, तो आज काफी सारी चीजें बहुत ही एकदम नई है। हम जब कल प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे, मैं अभी क्वेश्चन नंबर आपको मैसेज कर दूंगा कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करने हैं, तो प्रैक्टिस शीट के डिस्कशन में चीजें और क्लियर हो जाएंगी हमें कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अप्रोच करना है और कैसे हमें नई नई चीज़ों को सीखना है। तो आज के पूरे लेक्चर में सारी चीज़ें न्यू हैं आपके लिए, एकदम न्यू हैं, तो आपको कम से कम 2-3 बार स्टडी करना है उसे। जब आप 2-3 बार नोट्स पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। तो मिनिमम 2 बार आप एटलीस्ट नोट्स रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके एवरीवन, बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। बाय सर, हैव अ नाइस